हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। सारे एमसीक्यूज, बड़े क्वेश्चन जो भी इसमें बन सकते हैं वो देखते हैं। अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो फिर मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 10 नंबर का आने वाला है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो ये 10 नंबर का आएगा इसमें से 5 एमसीक्यूज आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इसमें देखो, सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है, डिफाइन जेनेटिक्स पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर में। एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन इनके साथ में डील करती है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कैरेक्टर्स पास होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का बेसिस भी इनहेरिटेंस ही है। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कौन सी डिग्री से, किस तरीके से पेरेंट्स से कोई भी चाइल्ड डिफर कर रहा है, वही वेरिएशन है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिड 19th सेंचुरी के अंदर जॉर्ज मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी के ऊपर। 7 साल तक चला था वो, 1856 1863। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन लाइन से। इन लाइन से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जॉर्ज मेंडल ने किसके ऊपर काम किया? गार्डन पी के ऊपर। कौन से एक्सपेरिमेंट किए? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कितने साल तक किए? 7 साल तक, 1856 1863। और उसने, मेंडल ने कौन से लॉ दिए? तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए मिड 19th सेंचुरीज के अंदर। नेक्स्ट, मेंडल ने कितने प्लांट की वैरायटीज, कितनी पी की वैरायटीज ली थी? तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज ली थी। नेक्स्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए जो मेंडल ने लिए थे पी प्लांट के। राउंड इज डोमिनेंट, येलो, वोयलेट, फुल पॉड शेप, ग्रीन पॉड कलर, एक्सियल फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, टोल। ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे मेंडल ने जो लिए थे, 7 कैरेक्टर उनमें से। सो ये आपको डोमिनेंट रिसेसिव तो याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, ये देख लेना फैक्टर क्या था। मेंडल ने जीन को ही फैक्टर कहा था। उस टाइम पे उसे पता नहीं था जीन भी कुछ होता है, उसने जीन को ही फैक्टर नाम दिया था। और जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट, जीन जो है वो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देते हैं और उन्हें ही हम नाम देंगे एली। सो एली भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एली? बहुत सारे चांसेस हैं एली आने के भी। नेक्स्ट, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर जो ये स्क्वायर जिसके अंदर हम सारी हाइब्रिडाइजेशंस करते हैं, ये होता है पुनेट स्क्वायर। इसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट पुनेट ने डिस्कवर किया था। और देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फीमेल को डिनोट करता है और ये वाला स्ट्रक्चर मेल गैमेट को डिनोट करता है। नेक्स्ट, आपको ये जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है इसके अंदर ये देखना है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। 3:1 इज फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। टेस्ट क्रॉस क्या है? डिफाइंड टेस्ट क्रॉस, जब हम F2 का क्रॉस करते हैं F1 के रिसेसिव से, या फिर कह लीजिए जब हम F1 का क्रॉस करते हैं उसके रिसेसिव पेरेंट से, तो उसे ही हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने 2 लॉ दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से मेंडल ने 2 क्रॉस दिए जिनका नाम है लॉ ऑफ, मेंडल ने 2 लॉ दिए जिनका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने उसमें बताया कि है ना, फैक्टर कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर किससे कंट्रोल किए जाते हैं? फैक्टर से। फैक्टर पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनमें से 2 डिसिमिलर पेयर में प्रेजेंट होते हैं फैक्टर, और उनमें से जो एक मेंबर होगा वो डोमिनेट करता है, दूसरा रिसेसिव होता है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका नाम बता रहा है डोमिनेंस। इसने डोमिनेंस के बारे में बताया कि फैक्टर होंगे, पेयर में होंगे और उनमें से एक डोमिनेट करेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका भी नाम ही बता रहा है कि जब सेग्रीगेशन होगा यानी सेपरेट होंगे तो उस टाइम पे कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, एज इट इज आगे पास ऑन हो जाते हैं, नो ब्लेंडिंग टेक प्लेस। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब एक डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के ऊपर पूरा अपना अधिकार नहीं जमा पाता है, पूरा डोमिनेट नहीं कर पाता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है डॉग फ्लावर या सैनप ड्रैगन भी हम जिसे बोल देते हैं, एज वेल इसका नाम ये भी है, आप रीड कर लेना। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट कलर रेड होता है, रिसेसिव कलर व्हाइट होता है, और जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो उसमें पिंक कलर भी हमें मिलता है। किस रेशियो में? 1:2:1 की रेशियो में मिलता है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम हो जाएंगे। रेड 1 मिलेगा, पिंक 2 मिलेंगे, व्हाइट 1 मिलेगा। 1:2:1 की रेशियो में मिलता है।
नेक्स्ट कोडोमिनेंस हमसे पूछा जा सकता है। कोडोमिनेंस जब दो एलीज हों, दोनों के दोनों डोमिनेट करती हैं, कोई भी रिसेसिव ना हो, उसे हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप है, इसमें A और B दोनों ही डोमिनेट करती हैं। और ये भी देख लो कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर 6 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। मल्टीपल अली, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल अली का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल अली में क्या होता है, जब हम एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं तो फिर उसमें 2 से ज़्यादा अलीज हों। जैसे कि ब्लड ग्रुप के अंदर ABO 3 अलीज हैं, जब हम एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल अली। डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर नहीं है, क्योंकि सिर्फ डोमिनेंस के ऊपर कोई भी जीन सिर्फ डोमिनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, साथ में वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है इस चीज़ पे भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर, इसमें आपको सीधा देखना है इसका फिनोटिपिक रेशियो, एंड दैट इज 9:3:3:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो याद कर लेना। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन या डाइहाइब्रिड क्रॉस का है ये। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही हम एक लॉ लेके आते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी मेंडल ने ही दिया था। इस लॉ में उसने कहा द लॉ स्टेट्स दैट when 2 pair of traits are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of character is independent of other pair of character। क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। जब भी उनको सेपरेट होना होगा तो एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो उनका मन करे उस तरीके से सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपनी बुक पब्लिश की थी 1865 के अंदर, लेकिन उसका काम 1900 तक एकदम छिपा रहा था, किसी को नहीं पता था। ऐसा भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए, डी वरीज, कॉरेंस, वॉन टेस्मार्क। इन्होंने इसके काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया। फिर पता चला हाँ मेंडल नाम का कोई व्यक्ति था जिसने पहले से डिस्कवर कर रखा था। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, फिर सेल डिवीजन डिस्कवर हो गया, और फिर क्रोमोसोम भी डिस्कवर हो गया। क्रोमोसोम क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे इनहेरिट होते हैं, और यही DNA की कंडेंस फॉर्म है। जीन की कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट 1902 के अंदर क्रोमोसोम की मूवमेंट का भी डिस्कवर हो गया था, और क्रोमोसोम की मूवमेंट मियोसिस की एडिटिंग किसने बताई थी, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बॉबरी, इन दोनों ने बताई थी क्रोमोसोम्स मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हम शो देख पा रहे हैं, ये जो है ये हमने बताई थी सुटन एंड बॉबरी ने। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance। Sutton ने क्या क्या मेंडल के जो प्रिंसिपल थे उनको मिला दिया क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के ऊपर, यानी कि इन्होंने मूवमेंट देखी थी क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं, तो इन दोनों को मिला के इसने बना दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थॉमस मॉर्गन एक साइंटिस्ट हुए हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, और इन्होंने डिस्कवरी की थी, इन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के ऊपर, यानी कि फ्रूट फ्लाई के ऊपर इसने काम किया था। इसने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे क्या क्या बेसिस हो सकते हैं वेरिएशंस के। उसने ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर यूज़ की, उसका फ़ायदा बहुत हुआ। एक उसने ये यूज़ ही क्योंकि उसके रीजंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उसमें भी यही बताना है। इसको हम कहीं पे भी सिंपल से किसी भी सिंथेटिक मीडियम के अंदर लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते की ही होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता नई प्रोजेनिंग के लिए। और तीसरा, एक टाइम में बहुत सारी फ्लाइज यानी बहुत सारे चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करती है ये, तो जिससे बहुत सारे अगर हमें डाटा मिलेगा तो उससे अप्रोक्सीमेशन करना नहीं पड़ता है, इजीली हम निकाल पाते हैं, बहुत सारे डाटा मिलता है, यानी कि बहुत सारी फ्लाइज मिलती हैं। और इनके जो फीचर्स हैं मेल और फीमेल के, वो भी डिस्टिंग्विशेबल हैं। मेल कितना छोटा दिखाई दे रहा है और फीमेल कितनी बड़ी होती है, तो वो हम इजीली डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं। तो ये रीजंस थे कि उसने ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर क्यों ली। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन देखें तो लिंकेज क्या है, लिंकेज मॉर्गन के अकॉर्डिंग, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। मॉर्गन ने ये बताया था कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं और वो सेपरेट नहीं होते हैं, तो उसने उन्हीं को कह दिया कि लिंकेज है, उसने टर्म नाम दे दिया लिंकेज, क्योंकि उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन, और उनके बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक टर्म दी रिकॉम्बिनेशन।
अगर यदि जीन सेम ग्रुप के ऊपर है तो फिर वो टाइटली लिंक्ड होंगे और रिकॉम्बिनेशन कम होगी। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि नए कॉम्बिनेशंस बनना। नए कॉम्बिनेशन कब बनेंगे? जब वो पहले वाले सेपरेट होंगे। अगर यदि वो लिंक्ड हैं, टाइटली लिंक्ड हैं, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होगा। जब वो सेपरेट ही नहीं होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से होगा? एक ये भी आपको याद कर लेना है कि व्हाइट एंड येलो आर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शो 1.3% रिकॉम्बिनेशन। जो ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल था उसके अंदर व्हाइट और येलो जो उनका आई कलर था उसमें 1.3% रिकॉम्बिनेशन होता है। और सेकेंडली व्हाइट एंड मिनिएचर विंग, व्हाइट के साथ में छोटे छोटे पंख होना 37.2% रिकॉम्बिनेशन था। फिर मॉर्गन का एक साइंटिस्ट हुआ अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट, इसने बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होती है। तो उसने मैप भी बनाया था क्रोमोसोम की पोजीशन निकालने के लिए, उसने मैप्स को भी इन्वेंट किया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल किया जाता है उसे ही हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका नाम भी बता रहा है पॉलीजेनिक। बहुत सारे जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि स्किन कलर ABC 3 जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट प्लियोट्रोपी क्या है? जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसे हम प्लियोट्रोपी बोलते हैं। सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि डिजीज है फिनाइल कीटोनूरिया, इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारा जीन म्यूटेड हो जाए, उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाए और वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम को बनाना बंद कर दे तो डिजीज हो जाएगी फिनाइल कीटोनूरिया। सिंगल जीन म्यूटेशन होगा इसके अंदर। बात वही है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है। अगर इस जीन के अंदर थोड़ा चेंज आ गया तो फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम नहीं बनेगा। दूसरा मेंटल रिटार्डेशन होगी। तीसरा हेयर कम हो जाएंगे, स्किन में पिगमेंटेशन होगी। ये सारे कैरेक्टर्स किसके कारण आ रहे हैं? सिर्फ एक जीन के कारण, जो है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज जीन। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि आपके सैम्पल पेपर के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स दे रखा था, तो हो सकता है आपके पेपर के अंदर आ जाए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जो हैंकिंग था उसने स्पेसिफिक न्यूक्लियर कैरेक्टर्स दिए थे 1891 के अंदर। एक्स बॉडी क्या है? हैंकिंग गिव अ नेम टू द स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। हैंकिंग ने एक बार एक एक्स बॉडी नाम का कोई चीज़ जो था वो देखा था कि वो 50% स्पर्म्स के अंदर तो था बट 50% के अंदर नहीं था, लेकिन वो उस एक्स बॉडी के बारे में वो कुछ नहीं पता लगा पाया। बाद में हमें पता चला कि वो तो क्रोमोसोम ही था, एक्स बॉडी जो था वो। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आगे समझेंगे कि ये कौन सा होता है। अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से टाइप होते हैं और कैसे इनको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन हम किसे बोलेंगे? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डिजाइन्ड to be sex chromosome and the rest of the chromosome are named as autosomes। इसमें ये पूछा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम कौन से, ऑटो क्रोमोसोम कौन से हैं, ऑटोसोम कौन से हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी जो बच गए वो सारे ऑटोसोम्स हैं। ग्रास होपर के अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए ह्यूमंस के अंदर XY XX ये होते हैं। मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम, फीमेल्स के अंदर XX क्रोमोसोम। वहीं ड्रोसोफिला के अंदर सेम टू सेम होता है, मेल्स के अंदर XY एंड फीमेल्स के अंदर XX। लेकिन जो बर्ड्स हैं या फिर यूँ कह लीजिए यहाँ पे हैन का एग्जांपल दिया गया है तो बर्ड्स ही, बर्ड्स के अंदर मेल के अंदर होगा, जैसे हमारे फीमेल के अंदर XX होता है वैसे ही बर्ड्स में फीमेल के अंदर XW होता है लेकिन मेल के अंदर ZZ होता है। तो देखिए इसमें हमें देखने को क्या मिला कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन इनके अंदर तो फीमेल होमोजाइगस होती हैं, XX होता है, सारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल के कारण। लेकिन बर्ड्स में फीमेल के कारण सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, फीमेल उसमें हेटेरोजाइगस होती हैं और मेल होमोजाइगस ZZ होता है। मेल हेटेरोगैमेटी क्या है? जब मेल के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है, यानी कि उसमें 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स हों, जैसा कि हमारे ह्यूमंस के अंदर होता है। नेक्स्ट फीमेल हेटेरोगैमेटी, जब फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म बताया कि कौन सा
जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा वो डिपेंड करे जब फीमेल के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं फीमेल हेटेरोगैमी, जैसे कि बर्ड्स के अंदर होता है, हैन के अंदर होता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमन के अंदर मेल में XY, ग्रास होपर के अंदर XO एंड बर्ड के अंदर ZW। तो याद रखना ग्रास होपर के अंदर मेल में XO होता है और फीमेल में XXQ होता है। नेक्स्ट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, बचपन से करते आ रहे हैं, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आने के चांसेस हैं, तो आप एक बार इसे देख लेना। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, हनी बी का भी आ सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर फीमेल बनेगी, अगर यदि नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो फिर मेल बनेगा। कैसे? देखो फीमेल 2n होती है इसमें और मेल n होता है। तो फीमेल 2n 32 क्रोमोसोम होंगे और मेल में 16 क्रोमोसोम होंगे। जब फीमेल में मियोसिस होगी तो 32 डिवाइड हो जाते हैं 16 के अंदर। अगर यदि इसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, सीधा 16 ही रहे, तो फिर वो मेल बनाएगा। वहीं अगर यदि मेल में मियोसिस तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम तो पहले ही n है, तो उसमें माइटोसिस होती है और 16 मिलते हैं। अब ये अगर दी फर्टिलाइजेशन करवा रहा है तो फीमेल गैमेट के साथ में मिक्स हो जाएगा और फीमेल बना देगा 32 क्रोमोसोम वाली। वहीं अगर इसका कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इससे कुछ भी नहीं बनता है, ये एज इट इज पड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन ही म्यूटेशन होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखते हैं। इसके अंदर आता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड दिस कलर ब्लाइंडनेस। सो लेट्स सी कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। कैसा डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर रेड ग्रीन इन कलर्स को हम देख नहीं पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा मिलता है क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो भी डिफेक्टिव हुआ तो फिर वो उसको डिजीज होके रहेगी। वहीं फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक में डिफेक्ट है भी तो उसको वो डिजीज नहीं होगी क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये डोमिनेट नहीं करता। तो एक जीन अगर यदि डिजीज है तो दूसरे से वो इजीली देख पाती है। तो 8% मेल के अंदर ये मिलता है, जबकि फीमेल में 0.4% चांसेस होते हैं इसके होने के। नेक्स्ट हीमोफीलिया, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे कहीं पे भी कट लग जाता है तो फिर वो ब्लीडिंग करता ही रहता है, रुकता नहीं है। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के अंदर हीमोफीलिया डिजीज है। वहाँ पे क्या होगा, अगर यदि आपने सुना होगा क्वीन विक्टोरिया क्वीन ही बनती है, वहाँ पे किंग कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर यदि किंग को एकदम, वैसे तो वहाँ पे किंग को एकदम छुपो के रखा जाता है, क्योंकि अगर उसके थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो वो ब्लीड करता रहेगा और वो डाई कर जाएगा, तो इसीलिए उनको छुपो के रखा जाता है और उनका सारा जो भी काम करते हैं वो फीमेल्स करती हैं वहाँ की। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो हीमोफीलिया जो है वो सेक्स से रिलेटेड है कि भाई ये फीमेल्स के अंदर कम होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है, और कलर ब्लाइंडनेस भी फीमेल्स में कम होता है। वही सिकल सेल एनीमिया दोनों में बराबर होगा क्योंकि ऑटोसोम से रिलेटेड है, ऑटोसोम सभी में बराबर ही होते हैं। सो इसीलिए ऑटोसोम से रिलेटेड है तो मेल और फीमेल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बराबर होता है। इसके अंदर क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड जो बनता है वो डिफेक्टेड होके और फिर वेलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। जो हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन होती है, उसमें 6th पोजीशन के ऊपर कुछ ऐसे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं, लेकिन डिफेक्ट हो गया कुछ और अब वो वेलिन बनाने लग जाएं तो फिर सिकल जो सेल है हमारी आरबीसीज उनका सिकल जैसा हो जाता है, हंसी जैसा हो जाता है। नेक्स्ट फिनाइल कीटोनूरिया, ये एक ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब कि ये फीमेल और मेल दोनों में बराबर ही होगा और इसे हम ये इनहेरिटेबल भी है, इसे इनहेरिट भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड फिनाइल अमाइन को ट्राइसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, वो कम हो जाता है। अगर यदि वो नहीं बनेगा तो फिर फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरिक एसिड की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर यूरिन के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे किडनी में अब्जॉर्प्शन की पावर बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज देखते हैं थैलेसीमिया, ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि ये 2 टाइप का होता है, पहले तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, वहीं बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है।
अल्फा थैलेसेमिया कंट्रोल किया जाता है 2 जीन के द्वारा, ABA1 ABA2 के द्वारा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये आप यहाँ से रीड कर लेना, जो बीटा थैलेसेमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो एनोप्लॉइडी पता होना चाहिए। एनोप्लॉइडी क्या है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम। जब सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है अच्छे से क्रोमेटिड्स का और 2 क्रोमोसोम या तो आपस में जुड़े हुए रह जाते हैं, जब क्रोमोसोम या तो गेन होता है या लॉस होता है तो उसे हम एनोप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम 21 की, यानी कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो उसे हम एनोप्लॉइडी डिसऑर्डर बोलेंगे। एनोप्लॉइडी का मतलब है या तो गेन हो या लॉस हो एक क्रोमोसोम। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो टीलोफेज स्टेज हो गई थी साइटोकाइनेसिस के टाइम और फिर उसके बाद में सेल डिवीजन नहीं हुआ तो फिर क्रोमोसोम है उसमें होल सेट पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले n था तो 2n हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। लास्ट कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। डाउन सिंड्रोम भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्रोमोसोम 21 की एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है और इसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? लैंगडन डाउन्स ने ही ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया। और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या हमें पता कैसे चलेगा डाउन सिंड्रोम है किसी को? शॉर्ट स्टेचर होगा, छोटी हाइट होगी और छोटा सा राउंड फेस होगा, टंग भी फर्रो टाइप होगी, फर्रो जैसी होगी और माउथ पार्शियली ओपन रहेगा, पाम बहुत चौड़ी होगी, हथेली बहुत चौड़ी होगी और उसमें कुछ क्रीज भी बने होंगे, कुछ निशान या फिर गले झुर्रियाँ वगैरह बनी होंगी। मेंटल रिटार्डेशन होगी, मेंटली ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है और टोटल इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे फिर 47 XXY, ये इसका जीनोटाइप हो जाता है। इसमें मसल्स डेवलप करने लगती हैं और साथ में फीमेल टाइप का भी इसके अंदर कैरेक्टर्स आने लगते हैं। ये जो हैं ये स्टेराइल होते हैं और ब्रिस्ट डेवलपमेंट भी इनके अंदर होते हैं। ये सिंड्रोम मेनली मेल्स के अंदर मिलता है क्योंकि उनके अंदर पहले XY क्रोमोसोम था, एक और X आ गया तो फिर क्या होगा, वो फेमिनाइन कैरेक्टर्स शो करने लग जाते हैं और स्टेराइल होते हैं। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि इसमें X क्रोमोसोम एब्सेंस होता है। ये फीमेल्स के अंदर मिलता है, फीमेल में XX होता है, 2 X थे उनमें से एक X गायब हो जाता है, एक X एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें हम बोलते हैं 45 क्रोमोसोम होते हैं और XO इसका जीनोटाइप होता है। ये जो फीमेल्स होती हैं ये स्टेराइल होती हैं और उनमें ज़्यादा फीमेनाइन कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बहुत कम होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए जल्दी से बता देना।